Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Up to till now, we have completed two sessions of this exercise. Exercise number 6.2, which is based on the topic increasing and decreasing functions. ठीक है, बेसिकली दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक तो प्रूव करो, एक इंटरवल निकालो. बस दो ही तरह के क्वेश्चंस हैं, या तो प्रूव करो, इंटरवल देकर प्रूव करवाएगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, या फिर इंटरवल पूछेगा कि किस में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग, इन दोनों का मिक्सचर है. ओके, so up to question number 8 we have done. Today we are going to start from question number 9 onwards. Prove that y equal to this is a function of theta. You can see it is a function of theta. Is an increasing function of theta in this interval. अब प्रूव करवा रहा है, इंटरवल दे दी, खुद नहीं क्या कहा, दो तरह के क्वेश्चन है तो इंटरवल दे देगा या पूछ लेगा. तो इंटरवल दे दी और आपको पता लगाना है कि ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग. आपको प्रूव करना है कि ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा. कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा. तो लेट अस से अगर ये y है तो एफ एक्स की फॉर्म में गिवन होता है तो हम एफ डैश एक्स लिखते हैं. अभी वाई की फॉर्म में गिवन है तो क्या लिख देंगे, वाई डैश. ठीक है, बोलो अब इसको सॉल्व, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे. तो 2 प्लस कॉस 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा, ये क्या है, ये इसमें कैसा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा. ठीक है, तो 2 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, वी स्क्वायर हो जाता है. ठीक है, फिर यू डैश वी माइनस यू वी डैश, तो 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव बोलो 4 कॉस थीटा, और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, फिर माइनस फिर 4 साइन थीटा एज इट इज, और 2 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव बोलना जरा. 2 माइनस 2 का तो जीरो ही होगा, 2 का तो जीरो ही होगा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. ये तो केवल इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव हुआ है. अब माइनस माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1, जैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है जब एक्स का फंक्शन होता है, अभी थीटा का फंक्शन है, थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. तो 2 प्लस कॉस, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा सकते हैं, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 cos थीटा इंटू 2 8 cos थीटा, 4 cos थीटा इंटू cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस 4 साइन थीटा माइनस इंटू माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. और ये पूरी की पूरी चीज इधर आ जाएगी माइनस लगा के, तो नीचे ये थोड़ा स्पेस की कमी है, क्या बचेगा इसके बाद, माइनस लगाऊंगा पहले मैं, माइनस, और ये पूरी की पूरी चीज आ जाएगी 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. इसको भी एक्सपैंड करो, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस 2 2 जा 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. लेकिन ये सब अब माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, तो तीनों का साइन माइनस हो जाएगा. इसका तो माइनस साइन होगा ही होगा, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस. समझ आया. अब करो होल डिवाइडेड बाई व्हाट, 2 प्लस कॉस थीटा का होल. कोई कैसे नीचे वाले जो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है इसको भी चेंज करें क्या, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको तो वैसे ही रहने दो. देखो ये समथिंग का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही होगा, समथिंग का स्क्वायर है तो ये क्या होगा, हर हाल में पॉजिटिव. तो एनालिसिस केवल न्यूमरेटर पे बेस्ड हो जाएगा ना आपका. ठीक है, अब इसमें काटा पीटी करूं, क्या क्या काटा, क्या क्या बचा, ये एक मिनट, ये माइनस है. बोलो अब क्या कह रहे हो, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं होगा, 4 होगा. 4 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 4 ये कट जाएगा. तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये और ये कट गया. ओके, अब सुनो, 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा गया तो कितने cos थीटा बचे, 4 cos थीटा बचे, इधर क्या बचा, माइनस cos स्क्वायर थीटा बचा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बचा. फाइन, फर्दर सॉल्व किया तो cos थीटा कॉमन आ सकता है इसमें से, क्या बचेगा, 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल. ये फाइनली इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. ये आ गया मेरा फाइनली y डैश. अब आपको देखना है कि इंटरवल क्या गिवन है, जीरो से लेकर क्लोज इंटरवल, जीरो से लेकर पाई बाय 2. देखो जैसे ही क्लोज इंटरवल आ गई तो स्ट्रिक्टली वर्ड हट गया. ठीक है, चलिए अब देखिए, जीरो से लेके पाई बाय 2 बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव, नीचे तो वैसे भी समथिंग का स्क्वायर है वो वैसे भी पॉजिटिव, और यहाँ पे अब ये cos थीटा की वैल्यू जब जब 4 से छोटी होगी तब तब ये पॉजिटिव होगा, और 4 से बड़ी हो जाएगी तो नेगेटिव होगा. तो cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 4 से तो बहुत दूर की बात है. किसी भी किसी नहीं, साइन एंड cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, नहीं 0 1 2 0 to 1 नहीं होती, -1 to 1 वेरी करती है. तो
तो ज्यादा से ज्यादा माइनस, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है और गिरी से गिरी कंडीशन में -1 हो सकती है। और उसमें भी अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो फिर तो वो -1 से 1 नहीं, 0 से लेके 1 तक वेरी करती है। तो कुल मिला के ये भी हर हाल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नंबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे हम आगे, इतना हो गया सभी का। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, नेक्स्ट पेज देखिए, हेयर डोमेन क्या है, डोमेन क्या है 0 से लेकर, तो इन दिस डोमेन cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां रिवॉल्व करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलो। cos थीटा की वैल्यू जो होगी हर हाल में पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी इस डोमेन के अंदर, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि cos π/2 0 हो सकती है। ठीक है ना, cos π/2 0 होती है। ठीक है, और दूसरा 4 माइनस cos थीटा की वैल्यू हर हाल में ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 4 में से 1 भी घटा दें तो भी 3 बचता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हर हाल में ग्रेटर देन 0। और एक नीचे नीचे वाला फैक्टर क्या था, डिनोमिनेटर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एंड 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी हर हाल में ग्रेटर देन 0। बोलो सही लिखा है क्या, ये एनालिसिस करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल वैल्यू थोड़ा ना निकालनी है बैठ के। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, बताए क्यों, क्योंकि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। अगर मैं मिनिमम वैल्यू रखूं तो भी 2 प्लस 0 2, और मैक्सिमम वैल्यू रखूं तो भी 2 प्लस 1 3, तो हर हाल, और फिर उसका भी स्क्वायर कर रहे हो अभी, तो उसका भी क्या कर रहे हो, स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 0 से तो बड़ा आएगा। ठीक है, तो अगर ये तीन एनालिसिस हमने कर लिए तो मैं क्या लिख दूंगा, तो जो वाई डैश है जिसकी वैल्यू है cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हर हाल में बोलो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी, होगी नहीं होगी। देखो इस पार्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इस पार्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और उस पार्ट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर एक बार 0 हो गई तो फिर सारा 0 हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा बोलो। अगर cos थीटा की वैल्यू एक बार भी 0 हो गई तो फिर 0 इंटू ये कुछ भी हो, ये डिवाइडेड बाय कुछ भी हो, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये ओवरऑल जो वाई डैश है, ये ओवरऑल जो वाई डैश है, ये हर हाल में 0 तो हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, यानी वाई डैश की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गई क्या, बोलो वाई डैश की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गई तो क्या कह दूंगा, हैंस द गिवन फंक्शन वाई, अच्छा फॉर, यहाँ पे डोमेन में डाल दो, फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू 0 से लेकर π/2, hence the given function y is, इक्वालिटी का साइन लग रहा है तो फिर क्या लिख दूंगा, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाऊंगा ना, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 टू, प्रूव करना था, ये कर दिया हमने। तो समझ आ रहा है बेटा कैसे क्वेश्चंस करने हैं, आप वाई डैश निकालो पहले अच्छे से, फिर वाई डैश को फैक्टराइज कर दो, क्या कर दो, जितना उसको तोड़ मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में करा, जैसे मैंने इसको फैक्टराइज ही तो किया, न्यूमरेटर में एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर, और डिनोमिनेटर में सिंगल फैक्टर। ठीक है, फैक्टराइज करोगे तो फिर एनालिसिस अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि कौन क्या पॉजिटिव हुआ क्या नेगेटिव हुआ। फिर डोमेन सोचो, उस डोमेन में इस फैक्टर की वैल्यू सोचो क्या से क्या हो सकती है, इसकी सोचो, इसकी सोचो, फिर इसको इससे गुणा करके इसे डिवाइड करेंगे, ओवरऑल वैल्यू इसकी क्या से क्या हो सकती है वो सोचो। ठीक है, क्लियर है, हो गया नोट डाउन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सभी का नोट डाउन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Prove that the logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinity. Logarithmic function 0 से लेके infinity में हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। अच्छा 0 टू इन्फिनिटी छोड़ो, अगर ये इंटरवल ना भी गिवन होती तो भी लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एवर इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं, ये अपन ने पिछले चैप्टर में उनके इंट्रोडक्टरी पार्ट में सीखा था। ठीक है, अब फिर इन्होंने सर ये इंटरवल क्यों दिए, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन है पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर उसकी डोमेन है, तो ये भी तो पॉजिटिव रियल नंबर वाला ही इंटरवल है। बताओ, 0 तो लेना नहीं है आपको, 0 से बड़ा लेना है,
तो जीरो से बड़ा जब जब आप लोगे, और पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव इन्फिनिटी में कितना भी ले सकते हो, तो जीरो से बड़ा लोगे तो पॉजिटिव रियल नंबर लिए कि नहीं लिए, बोलो, पॉजिटिव रियल नंबर ही लिए ना। तो वो उसने लॉगरिथमिक फंक्शन को वैलिड करने के लिए ये डोमेन दी है, नहीं तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि बताओ लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसको प्रूव करो। ओके ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं log x रख देता हूँ, लॉगरिथमिक फंक्शन हेयर लेट f x इक्वल टू log x फॉर x बिलोंगिंग टू क्या है, जीरो टू इंफिनिटी पॉजिटिव। ये डोमेन हो गई मेरी, ठीक है। चलिए, तो f डैश x निकाले, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x वी विल गेट व्हाट, f डैश x इक्वल टू, बोलो log x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो अब इस वन बाई एक्स को आपको सोचना है कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, या क्या होगा। एक्स की वैल्यूज आपको दे रखी है, तो एक्स की वैल्यूज क्या दे रखी है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, जीरो तो ले नहीं सकता मैं, क्योंकि अगर मैं जीरो ले लूं तो ये नॉट वैलिड हो जाएगा या इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जीरो से बड़ा लेना है, तो एक्स की वैल्यू जब जब आप जीरो से बड़ी लोगे तो ये हर हाल में पॉजिटिव होगा नहीं होगा, और फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी में तो कितना भी ले लो तो ये हर हाल में ग्रेटर देन जीरो हुआ, इक्वल टू जीरो भी नहीं हुआ। हाँ, इन्फिनिटी ले लेंगे, देखो वो जो कैलकुलेशन होती है कि इन्फिनिटी ले लें, वो सीधे सीधे नहीं रखी जाती, वो हमेशा लिमिट में रखी जाती है, टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी होता है, कोई भी वैल्यू कभी इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं होती। हर वैल्यू अगर इन्फिनिटी के होती है तो इन्फिनिटी के नजदीक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, ना पहुंच सकता है। ओके, तो हम सीधे सीधे इन्फिनिटी नहीं रख सकते हैं ना, ठीक है ना, हमको फिर ऐसा रखना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी वन बाई, समझ में आ गई बात। ओके, चलिए, तो कुल मिला के यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हेयर हेयर एक्स की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ लाया कर रही है, इस तरीके से लिखा करो, एक्स की वैल्यू जो है जीरो से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी की तरफ टेंड कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में वन बाई एक्स की वैल्यू हर हाल में जीरो से बड़ी आएगी, ठीक है ना, वन बाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हर हाल में जीरो से बड़ी आएगी। अच्छा, ऐसे भी देख सकते हो, देखो आपने तीनों का रेसिप्रोकल किया, बोलो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, पता है, ये आपको टेंथ में सिखाया था, जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो, और एक्स का रेसिप्रोकल वन बाई। लेकिन जब अपन रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन फ्लिप हो जाते हैं, जब भी अपन एक इक्वेशन में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल करते ही जो इनइक्वालिटी का साइन है वो ग्रेटर देन का लेस देन हो जाता है, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाता है। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वन बाई एक्स क्या है मेरा, एफ डैश एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है। अब छोटा किससे, वो तो सोचना नहीं है, जीरो से तो बड़ा है ना, जीरो से बड़ा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, इक्वालिटी का साइन भी नहीं लग रहा है, ठीक है, क्लियर है, बोलो समझ आया, ठीक है ना। मैं लिख सकता हूँ हैंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू इंफिनिटी, सो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगा है ना, नहीं लगा है तो स्ट्रिक्टली वर्ड लग जाएगा, देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बोलो कोई कंफ्यूजन, कुछ डिस्कस करना है, लॉग लगाया है तो लॉग तो है ना, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन जीरो टू इंफिनिटी, प्रूव। कुछ नहीं करना बेटा, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है एक बार, ठीक है। अब फिर हमको क्या करनी है, देखो स्क्रीन पे देखो सब लोग, हमको क्या करना है, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल ली एक बार के लिए, उसके बाद हमको ये डोमेन उठानी है, उठा ली, अभी अगले कुछ क्वेश्चन में इसी लॉजिक से करूंगा, डोमेन उठा ली, इस डोमेन में एक्स रखेंगे हम, और एक्स को आपको एफ डैश एक्स में तब्दील करना है, यानी वन बाई एक्स में तब्दील करना है, जो भी एफ डैश एक्स है। अब इसको 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 इसमें कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ रहा है, तो फिर सबका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो उससे एफ डैश एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाया कर रही हो पता चल जाएगी, बात खत्म। अब जीरो से लेके इन्फिनिटी में लाया कर रही है तो जीरो से तो बड़ी निकली, जीरो से बड़ी निकली तो फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, गिवन डोमेन में प्रूव, वेरी इजी, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही क्यों चीजों को, कीप देम एज सिंपल एज पॉसिबल, समझ आया, ठीक है ना। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब एक क्वेश्चन होमवर्क डालो, इसी लॉगरिथमिक की जगह लिख दो एक्सपोनेंशियल, ट्राई करना कर। इंटरवल इज एनी रियल नंबर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए पॉजिटिव लेने की क्या जरूरत है? एनी रियल नंबर। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन तो एनी रियल नंबर होता है ना, उसकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर होती है। सेम क्वेश्चन। ओके, अच्छा कल होमवर्क दिया था मैंने, हो गया बेटा वो? अच्छा, उसको तो डिस्कस ही नहीं किया हमने। फर्स्ट ए बी सी डी चार ही तो पार्ट्स दिए थे, हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे अभी। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस, ये तो सरल दिखाई दे रहा है क्वेश्चन ही, ये फंक्शन है, ये नीदर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर ये वाली डोमेन ले ले तो -1 से 1 इंटरवल में ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, शुरू करते हैं। तो काफी सरल दिखाई दे रहा है क्योंकि देखो फंक्शन ही क्वाड्रेटिक है, तो बन जाएगा भी लीनियर। लीनियर को सोचना तो कौन सी बड़ी बात है हमारी। चलो करो, खत्म करो उसको। तो गिवन फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है? मतलब फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1, ये हमको डोमेन दे रखी है। तो -1 और 1 नहीं काउंट किया। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ सो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1, दैट्स इट। अब ये 2x माइनस 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या क्या होगा इस इंटरवल में, वही तो सोचना है आपको। देखो अभी जो मैंने तरीका बताया ना, उस तरीके से चलो। ठीक है, तो बताओ x की वैल्यू कहां से कहां लाया कर रही है? -1 से बड़ी और 1 से छोटी। अब इस x को आपको ये चीज बनानी है, तो x को ये चीज बनाने के लिए पहले दो गुना करना पड़ेगा, फिर -1 करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक। x का दुगना, अब इसका दुगना किया तो ये और ये बारात में थोड़ा है, इनका भी दुगना करो। तो 1 का दुगना 2, -1 का दुगना, सिंपल सा लॉजिक है। अगर x -1 और 1 के बीच में आएगा तो 2x-2 और 2 के बीच में आएगा, सिंपल सी बात है। अब -1 इधर भी करेंगे तो अगेन वो बारात में नहीं आए, उनमें भी करो और इसमें भी करो। ठीक है, तो 2x-1 क्या? एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाया करी? -2 - 1 इज, और 2 - 1 इज, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू -3 और 1 के बीच में लाया करेगी, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। तो नहीं इधर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बात खत्म। अगर ये 0 से बड़ी आती तब कहता इंक्रीजिंग, 0 से छोटी आती तो कहता डिक्रीजिंग। दोनों ही आ रही है ना, -3 और 1 के बीच में तो 0 भी आता है, तो ये 0 से नेगेटिव भी है और 0 से पॉजिटिव भी है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब बताओ ये लॉजिक समझ में आया? आप डोमेन उठाओ, डोमेन से वो चीज बनाने की कोशिश करो जो आपका एफ डैश एक्स है। उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, माइनस करना पड़े, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी आप ये करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, इसमें आपको लीनियर इनइक्वालिटीज जो चैप्टर नंबर 6 है क्लास 11 उसकी नॉलेज, अभी तो वैसे इतनी ज्यादा नॉलेज ना भी हो, थोड़ी छोटी मोटी नॉलेज हो तो भी आप कर पाओगे, और बहुत अच्छी नॉलेज है लीनियर इनइक्वालिटीज की तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जाके इम्प्लाइज लगा दो, इम्प्लाइज लगा दो, इम्प्लाइज लगा दो। मैं क्या लिख दूंगा? हेयर, हेयर इन द गिवन इंटरवल, इन द गिवन इंटरवल एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स जो है इन द गिवन इंटरवल एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 भी है, ऐसे लिख दो या तो सिंपल लैंग्वेज में, इज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, इज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। तो द गिवन फंक्शन, क्वेश्चन में से नोट डाउन कर लो आगे का। तो द गिवन फंक्शन एफ एक्स is neither increasing nor decreasing, neither increasing nor decreasing, proved, proved। बताओ कोई दिक्कत इसमें? सरल सा क्वेश्चन था। बढ़े क्या आगे? चले चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अभी? 12। एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू है।
ठीक है, लेकिन हमको तो एक तरीके से चार क्वेश्चन है, प्योर एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है ये। एक एमसीक्यू क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने, देखो स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन के पैटर्न को समझो। एक एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने और उसमें से फिर चार ऑप्शन में से एक टिक मार्क कर दिया। एक एमसीक्यू होता है कि जिसमें क्या होता है, एक एक सॉल्व करके देखना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, 0 to π/2 में इनमें से कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ये है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा, फिर ये है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा, फिर ये है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा, फिर ये। तो ये एमसीक्यू के शक्ल में बड़ा क्वेश्चन है, लग रहा है एमसीक्यू है बट ये बड़ा क्वेश्चन है। ओके, इंटरवल फिक्स कर दी और चार फंक्शंस दे दिए, और इसी इंटरवल में चारों फंक्शंस को एनालाइज करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। फिर जो जो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, शुरू करें। ठीक, चलो तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में इंटरवल फिक्स है, इसको अलग से करते हैं। डोमेन क्या फिक्स है बताओ? 0 to π, 0 to π/2, जिसमें जीरो भी शामिल नहीं है और π/2 भी शामिल, ओपन इंटरवल 0 to π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो अब डोमेन हमेशा क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है। डोमेन हमेशा क्या होती है बोलो, एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट। ये तो फिक्स डोमेन हो गई। ए पार्ट बोलो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, चलो डेरिवेटिव निकालो। क्या हुआ, इंटरवल ही नहीं है तो बिना इंटरवल के कैसे पता लगाएंगे, मिसप्रिंट होगा। चलो 0 to π/2 कर दो आप अभी, है ना। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव बोलो माइनस, यहाँ तक क्लियर। अब ये माइनस साइन एक्स जो है इस इंटरवल में कैसे चलेगी वो सोचना है। स्क्रीन पे देखो बच्चों, माइनस साइन एक्स जो है इस इंटरवल में कैसे चलेगी वो सोचना है। अब 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन एक्स भी पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस लग गया तो अब नेगेटिव होगा ना। भाई अगर ये माइनस नहीं होता तो साइन एक्स इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता होता, लेकिन अब यहाँ पे तो माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है तो अब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और हमने cos x का ग्राफ कई बार बनाया, 0 से लेके π/2 में वो नीचे की साइड आता है कि नहीं आता है, आता है ना। ठीक है, एक्चुअली 0 से लेके तक वो नीचे की साइड आता है, पाए से फिर बढ़ता है ना। ठीक है, ओके यहाँ तक क्लियर है बात। ठीक है, अब सुनिए, लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे कैसे सर, ऐसे तो लिख नहीं सकते ना कि साइन एक्स पॉजिटिव है तो माइनस साइन एक्स नेगेटिव है, ये थोड़ा सा लिखने का इनअप्रोप्रिएट तरीका हो गया। तो फिर लिखने का तरीका वही वाला सेम, कि एक्स की क्या क्या वैल्यू लेनी है, 0 से π/2, इंटर उसमें इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखना है, एक्स ग्रेटर देन 0 < अब इस एक्स से आप ये बनाना है, साइन एक्स बनाना है, माइनस साइन एक्स बनाना है एक्चुअली। तो माइनस को छोड़ो, एक बार पहले साइन एक्स बनाओ। तो आपने क्या करा, एक्स पर साइन फंक्शन लगाया तो क्या हो गया, साइन एक्स। तो 0 पे भी साइन फंक्शन लगाना पड़ेगा और π/2 पे भी लगाना पड़ेगा। तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और साइन π/2 क्या होता है, 1। यहाँ तक कोई डाउट, तीनों पे साइन फंक्शन लगा दिया। अब माइनस लगाना है। अब इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में सीखा था कि अगर किसी भी चीज का नेगेटिव कर दें तो भी इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, तो भी इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाए, फ्लिप। देखो ध्यान से सुनना, मुझे बताना, आयुषी कशिश सब लोग बताओ, 3 2 से बड़ा होता है, मैं दोनों साइड माइनस लगा दूं, -3 -2, तो क्या -3 भी -2 से बड़ा होता है क्या, ना, छोटा होता है। दैट मीन्स नेगेटिव साइन लगाते ही फ्लिप हो गया। और रेसिप्रोकल में भी ऐसा होता है, पिछले केस में रेसिप्रोकल किया था, बताओ 3 2 से बड़ा होता है, तो अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं 1/3 और 1/2, तो 1/2 बड़ा है 1/3 छोटा है, 1/2 0.5 है, 1/3 0.333 है, 0.5 बड़ा है 0.33 से, समझ में आई बात। तो रेसिप्रोकल करते ही इनइक्वालिटी साइन फ्लिप हो जाता है और नेगेटिव करते ही हो जाता है। तो माइनस साइन एक्स करते ही ये फ्लिप हो जाएंगे दोनों, बोलो। तो इट विल बी माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन -1, माइनस तो करना है आपको, ऐसा नहीं है कि माइनस नहीं करेंगे, जीरो का नेगेटिव तो जीरो ही होगा। तो माइनस साइन एक्स क्या था, एफ डैश एक्स ही तो था। तो चेक करो, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, -1 से बड़ी है, तो 0 से तो छोटी है ना, बड़ी किससे वो तो मैटर नहीं कर रहा है इसमें, छोटी किससे, 0 से। तो जब जब वो 0 से छोटी होगी तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, और इनइक्वालिटी का साइन भी नहीं लग रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा, क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस पूरे एनालिसिस के लिए मैं कह सकता हूँ हेयर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to π/2, hence the given function f(x), hence the given function f(x) is strictly decreasing।
is strictly decreasing in the given interval in, तो पहले वाला पार्ट में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसने बोला था छांट के बताओ किस किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो पहला फंक्शन तो है cos x तो है ना, इन द गिवन इंटरवल जो भी है 0 to, ठीक है। सेकंड ए पार्ट के बाद आ जाओ बी पार्ट, क्या है cos 2x, एफ एक्स इक्वल टू cos 2x। तो अब सेकंड थर्ड फोर्थ थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, है ना, cos 2x हो जाएगा ये, ठीक है, और डोमेन तो वही है हमारी सेम। अब देखो यहाँ पे जो ये डोमेन दे रखी है ना 0 to π/2, वो ऐसे मत मान लेना, वो ऐसे मत मान लेना कि वो 2x की वैल्यू है, वो अभी भी x की वैल्यू है, क्योंकि डोमेन बोले तो x की वैल्यू होती है, फिर चाहे से फंक्शन cos 2x है, फिर चाहे से फंक्शन cos 3x है, cos 4x है, डोमेन मतलब x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ वेरी करी, तो आप यहाँ पे फॉर ऑल x ही लिखेंगे, अभी भी 2x नहीं लिख सकते, x बिलोंगिंग टू 0 to π/2। चलिए ठीक, पहले तो डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स बोलो क्या होगा, cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, तो माइनस 2 साइन 2x, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब वापस पहले की तरह इंटरवल फॉर्म में चलो, हेयर हेयर x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से π/2। अब आप बताओ दिमाग लगा के कि इस x से मुझे ये बनाना है, तो पहले क्या करें इस इनइक्वालिटी में, साइन तो बाद में लगेगा, पहले x का 2x तो करो, यानी कि पहले इसका दुगना करो, दुगना करके साइन फंक्शन लगाओ, साइन फंक्शन लगा के फिर -2 से गुणा करो, समझ आई बात, तीन स्टेप्स में ये होगा। तो पहले मैं दुगना कर देता हूं, तो x का दुगना 2x, तो ये दोनों का भी दुगना होगा, 0 का दुगना 0, और π/2 का दुगना क्या होता है पाई, सिंपल सी बात है यार, x अगर 0 से π/2 में लाया कर रहा है तो 2x दो क्वाड्रेंट में फॉल होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो 2x ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेकंड दो क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 3x होता तो तीन क्वाड्रेंट में चला जाता, दो गुना कर रहे हैं ना उसका, तो इंटरवल का जो हमारे पास स्पेस है वो भी तो दुगना होगा ना, समझ आई, ठीक है। अब 2x के आगे क्या लगाना है, साइन फंक्शन, तो साइन 2x इधर 0 पे लगाओ, साइन 0 क्या होता है 0, और साइन पाई क्या होता है माइनस, साइन पाई क्या होता है, साइन 0 नहीं, साइन पाई -1 होता है, क्या होता है साइन पाई नहीं पता, अरे बेटा 0 ही तो होता है, साइन फंक्शन का ग्राफ इमेजिन करो ना माइंड में, 0 π/2 पाए, तो पाए पे वापस 0 हो गया ना, साइन 0 और साइन पाई इक्वल नहीं होते क्या, बोलो, 0 और पाए पे एक दूसरे के नेगेटिव हो जाते हैं, तो 0 का नेगेटिव 0 ही तो होगा, उसमें 1 का -1 हो जाता है, लेकिन 0 का माइनस तो 0 ही होगा ना, तो अब इसको इस फॉर्म में तो लिखने से रहा है कि साइन 2x 0 से बड़ा है और 0 से ही छोटा है, इस फॉर्म में तो लिखने से ही रहा, तो कैसे लिखेंगे बताओ, यहाँ पे फंस गए, इनइक्वालिटी वाले प्रॉब्लम में फंस गए, देखो फिर से देखो, -2 साइन 2x, तो x की वैल्यू 0 to π/2, तो 2x की वैल्यू 0 से पाए, क्या -2 से तो बाद में करेंगे, पहले साइन 2x की वैल्यू कहां से कहां फॉल होगी वो तो सोचो, हाँ अब सुनो, अब इसको सीधे सीधे नहीं कर सकते, इधर देखो स्क्रीन पे देखो बेटा, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है जो 0 से पाए में वेरी कर रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट तक वेरी कर रहा है, कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन कैसे वेरी करता है वो सोचना है, तो साइन फंक्शन जो होता है कुछ ऐसे चलता है, ठीक है, तो 0 से लेकर पाए तक वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाया करता है, मिनिमम वैल्यू 0 रहती है और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है 1 रहती है, और सिंपल सी बात है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में मैक्सिमम वो 1 जाता है, ठीक है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, साइन 2x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में आएगी, इज दिस क्लियर। तो इनइक्वालिटी में ये सब सोचा जाता है, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा इस पे भी लगा दिया और इस पे भी लगा दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आ जाते हैं तो आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ता है कि ये एक एंगल है, इसको थीटा मानो,
तो थीटा 0 से लेके पाई जाएगा तो साइन थीटा 0 से 1 जाएगा। जब जब थीटा जब जब एंगल 0 से फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा होगा तो साइन फंक्शन 0 से 1 के बीच में घूम रहा होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो ये साइन 2x 0 से 1 के बीच में रिवॉल्व हो गया। हाँ, अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, तो -2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ क्या क्या होगा? क्या हुआ कशिश? -2 साइन 2x, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो -2, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करो 0, लेकिन क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी साइन गेट्स फ्लिप्ड। ठीक है, और अब -2 साइन 2x क्या है? हमारा एफ डैश एक्स ही तो है, ये तो हमारा एफ डैश एक्स है। तो एफ डैश एक्स कहां से कहां लाइक हुआ बताओ? 0 से तो छोटा है, -2 से बड़ा है, तो 0 से छोटा है ना कुल मिला के, तो 0 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हेयर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 for x belonging to 0 to pi by 2, जो भी इंटरवल था। So the given function fx is strictly decreasing. fx is strictly decreasing, strictly decreasing in, तो पहला भी strictly decreasing है और दूसरा भी strictly decreasing है। अब तीसरा और चौथा देखते हैं। ठीक है, अब तीसरा चौथा वहीं देखो शॉर्ट में आ जाओ। cos 3x फंक्शन क्या है? fx इक्वल टू cos 3x। फाइन, अब cos 3x का डेरिवेटिव बोल दो जरा, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा मेरा माइन, जैसे cos 3x का तो माइनस साइन 3x और 3x का 3, तो क्या हो जाएगा? -3 साइन 3x। चलिए अब आ जाओ इंटरवल में, तो x की वैल्यू वही 0 से बड़ी और पाई बाय 2 से छोटी। पहले 3 गुना करना है, तो x का 3 गुना 3x, 0 का 3 गुना 0 और पाई बाय 2 का 3 गुना 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 का मतलब होता है 270 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट तक आ गए आप। 270 पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री होता है, तो 90 का 3 गुना क्या करेंगे? 270 डिग्री, यानी कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट तक आ चुके हो। 90, 180 और ये कितना था? 270, यहाँ तक आप आ चुके हो। अब आपको ये सोचना है कि ये एक एंगल है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो उस पे अगर मैं साइन लगा दूंगा तो साइन की वैल्यू कहां से कहां घूमेगी? बताओ, सोच के बताओ। फिर से सुनो, ये एक एंगल है 3x जो 0 से लेके 270 डिग्री के बीच में घूम रहा है, तो इस अगर ऐसा हो तो फिर साइन एक्स या साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेके 270 डिग्री के बीच में कहां से कहां घूमेगी? ऑब्वियस बात है, नहीं घूमेगी क्या? देखो साइन फंक्शन का ग्राफ याद करो, 0 पाई बाय 2 पाई और फिर आगे 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 पे ये यहाँ आ जाती है। तो वैल्यूज देखो, गिरी से गिरी वैल्यू क्या आ रही है? -1, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो जब x की वैल्यू 0 से लेके यहाँ तक घूमी तो साइन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में घूम रही है। समझ आया? तो मैं क्या लिख दूंगा? जैसे ही साइन 3x लगाऊंगा तो ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, -1 1। अब इसका -3 टाइम्स करो, तो -3 टाइम्स कर दो एक बार, तो इसका -3, -1 इंटू -3 +3 और 1 इंटू -3 -3, लेकिन क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करो, फाइनली क्या आ गई? 3 से छोटी है बेटा और -3 से बड़ी है, तो ये लो साहब, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो गई। 3 से -3 से 3 के बीच में रिवॉल्व करेगी तो ये तो पॉजिटिव भी हो गई और नेगेटिव भी हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव या नेगेटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो क्या लिख दूंगा मैं? सो द गिवन फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर। तो ये थर्ड वाला तो सेलेक्ट नहीं होगा, फिर उसने कहा था सेलेक्ट करके बताओ कौन कौन सा फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो पहला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, लेकिन तीसरा नहीं आया। ओके फाइन, चलें अगले क्वेश्चन पे। बोलो, चले फटाफट कर दूं डिलीट? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 10x, डी पार्ट है 10x। 10x को देखते हैं जल्दी से। fx इक्वल टू 10x, तो 10x का डेरिवेटिव बोल दो जरा, sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब आ जाओ वही तरीका जो अभी तक चला रहे हैं अपन।
एक्स की वैल्यू कहां से कहां, एक्स की वैल्यू 0 से π/2। अब आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स बनाना है। तो पहले तो सेक एक्स बनाओ, और सेक एक्स बना के फिर उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो सेक एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां घूमती है वो सोचना है आपको। 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो होता है। तो सेक एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां लाया करती है सोचो। सेक 0 क्या होता है सोचो, सेक π/2 क्या होता है सोचो। सेक 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है 1। तो सेक 0 उसका रेसिप्रोकल, भाई सेक 0 1 ही होगा, ठीक है। और कॉस π/2 क्या होता है, कॉस π/2 इंफिनिटी, कॉस π/2 0, तो सेक π/2 इंफिनिटी है ना। तो गिरी से गिरी वैल्यू 1 और बड़ी से बड़ी वैल्यू इंफिनिटी, यानी 1 से बड़ी होगी सेक इसकी, सेक एक्स की वैल्यू हर हाल में, बोलो समझ आया, सेक एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी ना, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इंफिनिटी। समझ आया, अच्छे से समझ आ गया। अब इसका भी क्या करना है, स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, और इंफिनिटी का स्क्वायर तो इंफिनिटी होगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी आई, अरे आपको तो 0 से बड़ी लानी थी, ये तो उल्टा 1 से बड़ा ला रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, उल्टा हमको डिक्रीजिंग प्रूव करना था, ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 1 और, ठीक है समझ आया। तो हेयर एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 1 आ रहा है, लेकिन हमको तो ये लिखना है कि ग्रेटर देन 0 है इन द गिवन इंटरवल 0 to π/2। So the function is strictly increasing, strictly increasing, not decreasing, ठीक है, क्लियर है क्या, ठीक है। और 10x फंक्शन का ग्राफ याद नहीं है क्या, 10x फंक्शन का ग्राफ क्या था, तो 0 से लेके π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही तो है, कॉमन सेंस से भी पता लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके फाइन। चलिए हो गए चारों क्वेश्चन। अब आप इसका पहले पीछे से आंसर देखो जल्दी से, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सेकंड वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तीसरा तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और चौथा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो डी और सी सेलेक्ट नहीं होंगे, क्या होंगे, तो इसका फाइनल कंक्लूजन हम इस तरीके से लिख देंगे, हेंस द फंक्शंस cos x एंड cos 2x आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस। फाइनल कंक्लूजन हम ऐसे लिख देंगे। उसने कहा था कौन कौन से फंक्शंस हैं जो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये दो फंक्शंस हैं जो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हाँ सबका ही निकालना पड़ेगा ना, आप खुद सोचो, आपसे पूछा है कि ये इनमें से कौन बुद्धिमान है, तो सबको टेस्ट करोगे, ऐसे कैसे देख के कैसे बता देंगे ये बुद्धिमान है और ये डपोल शंक है, नहीं कर सकते ना, ओके। तो हमको देख के ही बताना पड़ेगा, सारा ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए हाँ जी, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब टाइम कितना हो गया बताओ, क्योंकि जिसके चक्कर में हम करते थे वो तो आई नहीं, और हमारे पास तो रेंज 7:30 तक है ना पढ़ने की, बोलो, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ऑन विच, 13 देखना है, कौन सा देखना है, 13 ओके। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द गिवन फंक्शन बेस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखो पिछले का उल्टा, पिछले क्वेश्चन का उल्टा देखो स्क्रीन पे, इसमें इंटरवल देके फंक्शन चेंज कर दिए, इसमें फंक्शन देके इंटरवल चेंज कर दी, और वही फंक्शन सेम रख दिया, और चेक करना है कि इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, या किसी भी इंटरवल में नहीं है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। ऊपर भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, नीचे भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, ठीक है, समझ आई, ठीक है। तो अब आ जाइए, इस क्वेश्चन को लिख देते हैं एक बार, इंटरवल बताओ, ओ फंक्शन बताओ क्या है, x to the power 100 plus sin x sin। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो f डैश x क्या हो जाएगा, x टू द पावर 100 का डेरिवेटिव 100, x टू द पावर 99, sin x का डेरिवेटिव cos x, दैट्स इट, यही तो डेरिवेटिव आएगा, -1 का तो वैसे 0 होता है। अब सुनना ध्यान से जो मैं कहने वाला, अब अगर मैं ये फंक्शन दे दूं और आपसे पूछ लूं कि बेटा कौन सी इंटरवल में ये नेगेटिव है, मतलब कौन सी इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसे पता लगाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
एक्स की पावर 99 है और वैल्यूज पुटअप करके देखनी है। हाँ, पावर 99 से फर्क नहीं पड़ता, पावर मतलब इससे पड़ता है। हाँ, अगर ये देखो, इंटरवल पता करने के लिए आप क्या करते थे, इक्वल टू जीरो करते थे। तो इसको इक्वल टू जीरो करने से एक्स की क्या क्या वैल्यूज आएगी आप पता लगा सकते हो क्या इस इंफॉर्मेशन से? ना। हाँ, एक चीज और हो सकती थी, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, मतलब फैक्टराइज्ड फॉर्म से फिर भी पता लगा सकते हैं। ये अभी फैक्टराइज्ड फॉर्म नहीं है। अब अगर ये जीरो होता तो मैं क्या कहता, या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, तो उससे तो एक्स की वैल्यूज निकाली जा सकती थी। इसको जीरो रखने से एक्स की जो भी वैल्यूज आती लिख देते, इसको जीरो रखने से एक्स की जैसे क्या वैल्यू आएगी, 5/2 या और मल्टीपल्स ऑफ 5/2 आएगी, वो लिख देते। तो ये तो फिर भी पॉसिबल था, बट अब प्लस है तो इस पूरे फंक्शन को एज ए होल सोचना पड़ेगा कि ये जीरो कब होगा। तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है, इसीलिए तो इंटरवल पूछी नहीं। इंटरवल निकालना यहाँ पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसीलिए इंटरवल पूछी नहीं, इंटरवल दे दी। आप उन इंटरवल में से वैल्यू पुट अप कर करके देखे जाओ कि ये फंक्शन इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या क्या होगा। समझ आई बात? तो चार इंटरवल गिवन है हमको। पहले इंटरवल बोलो, पहले इंटरवल बोलो, एक्स बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा, 0 to 1, 0 to 1। ओके, अब आप सोचो जब x 0 से 1 के बीच में लाया कर रहा है तो ये क्या होगा और ये क्या होगा और इनका सम क्या होगा। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में मुझे बताओ, कुछ भी नंबर यहाँ में पुटअप करूं तो उसका 99 पावर पॉजिटिव आएगी, उसको 100 से गुना कराएंगे पॉजिटिव आएगा। और 0 से 1 यानी कॉस जीरो, एक्स की वैल्यू कॉस जीरो क्या होती है, 1। अच्छा, कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा कहां से कहां लाया करती है, -1 to 1, -1 to 1। ओके, हाँ चलो देखो, अब कोई कहे सर मैं cos 1 कैसे अप्लाई करूं। cos 0 तो मुझे पता है क्या होता है, क्या होता है cos 0 क्या होता है, 1 होता है। cos 1 क्या होता है, कभी सोचा है इस बारे में? ऐसी प्रॉब्लम कभी रियल लाइफ सिचुएशन में सामने आई कि cos 1 निकालना पड़ रहा है, ऐसे दिन देखने पड़ गए। cos 1 तो फिर भी निकाल लेते थे, पर ऐसे दिन देखने पड़ गए। cos 1 क्या होता है, बड़ा आसान है। आपने जब एंगल्स को रियल नंबर में चेंज किया तो 0 to π/2 है, तो π/2 को आप एंगल के नजरिए से 90 डिग्री देख रहे हो, बट जरा इसको रियल नंबर के नजरिए से भी तो देखो। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। 3.14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.57। तो 0 और 1.57 के बीच में यहाँ कहीं 1 है ना, सिंपल सी बात है। तो आप तो ये देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कहां से कहां लाया करती है, 0 से लेकर, कॉस की वैल्यू 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1, तो इसमें बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो वो भी 0 से लेकर 1 ही होगी ना, होगी नहीं होगी भाई? ये 1 है, ये 0 है, ऐसे ही तो करते थे भाई। cos 0 1 आता था और cos 5/2 0 आता था, उल्टा होता था। तो 0 से लेकर 1 के बीच में cos की वैल्यू होती थी, तो इसके बीच में कोई भी पॉइंट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी वैल्यू भी तो 0 और 1 के बीच में लाया करेगी। और ये जो 1 है, ये 1 इसके बीच में ही आएगा, क्योंकि 0 का मतलब 0 होता है, π/2 का मतलब होता है लगभग 1.57। पाई की वैल्यू रखने से पता चलेगा, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो 3.14 का आधा 1 पॉइंट, तो 0 से लेके 1.57 के बीच में ही कहीं 1 आएगा। दैट मीन्स आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 1 के बीच में लाए करती है। इज दिस क्लियर? ठीक है, समझ आया? तो 0 से लेके 1 के बीच में लाया करेगी तो भी तो पॉजिटिव ही होगी, और ये भी पॉजिटिव ही होगी। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे हेयर, हेयर जब जब x 0 और 1 के बीच में होगा तो 100x⁴ क्या होगा क्या नहीं होगा से पता नहीं है मुझे, बट बट ग्रेटर देन 0 तो जरूर होगा, होगा नहीं होगा, बात खत्म। इतनी सी बात समझ सोचनी है। एंड साथ में cos x क्या होगा, cos x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होगा। इसकी तो अपने को एग्जैक्ट पता चल गई वैल्यू, तो डाल दो ग्रेटर देन 0 एंड, या ग्रेटर देन 0 डाल दो। आपको तो ये एनालाइज करना है नहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वो भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 100x⁴ प्लस cos x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, और आई कैन से f' की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। तो f' की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया इस डोमेन में, hence fx is strictly increasing, fx is
क्विकली। देखो बेटा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आने के बाद हर सब्जेक्ट एनालिटिकल हो जाता है, नॉट ओनली द मैथ्स। मैथ्स कैलकुलेटिव कुछ एक रेंज तक रहता है, उसके बाद एनालिटिकल हो जाता है, सोचना पड़ता है अगर ऐसा हो तो क्या होगा। उसका कारण पता है क्या है? अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस कराने की जरूरत क्यों है, क्यों आगे चल के हर सब्जेक्ट एनालिटिकल हो जाता है? उसका कारण ये कि जिंदगी एनालिटिकल है। जिंदगी एग्जैक्ट कैलकुलेशन से नहीं चलती है, एनालिसिस पे चलती है। आप रियल वर्ल्ड में बहुत ही जल्द फेस करने वाले हो, आज से 4-5 साल के बाद आप रियल वर्ल्ड में कूद चुके होगे, कोई क्या बन चुका होगा, कोई क्या, कोई बिजनेस भी कर रहा होगा। तो आप वहां जाके रियल लाइफ सिचुएशन को फेस करोगे तो आपको पता चलेगा किताबी ज्ञान और रियल लाइफ सिचुएशंस में कितना डिफरेंस है, पूर्व और पश्चिम का डिफरेंस है। तो वहां पे पूरा एनालिटिकल चलता है। आप एक छोटी सी दुकान खोल रहे हो, आज आपकी 4 लेबर है, 4 में से 2 नहीं आए, 2 आए। आपको सुबह पहले सोचना पड़ता है आज का दिन कैसे निकलेगा, क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे आज के रूटीन में ताकि मेरी फंक्शनिंग स्मूथ चलती रहे दिन भर। वहां पे थोड़ा ना कैलकुलेशन और बैठाने बैठोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है ना? तो इसलिए एनालिटिकल मैथ्स हो जाती है एक टाइम के आने के बाद, और सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं ऐसे। बोलो। ठीक है, ठीक है, अगर मैं एक्स को 0 रख दूंगा, चलो ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 रखने से ही 0 हो रहा है, तो फिर एक्स की वैल्यू इधर 0 रखोगे तो इधर भी 0 रखोगे। ये cos 0 क्या होगा? 1। 0 + 1। अल्टीमेटली ये 0 से बड़ा ही आएगा, कुछ भी कर लो। ठीक है ना? अब एक एक वैल्यू, हाँ आपके मन में सोच लिया, बहुत अच्छी बात, मन में सोच लिया कि एक्स की वैल्यू 0, लेकिन आप एक एक वैल्यू रख के नहीं देख सकते, बहुत बड़ी डोमेन है मेरे पास, बहुत बड़ा फंक्शन है, तो आपने एनालिसिस मन में ही कर लिया और सीधे लिख दिया कि भैया ये तो ऐसे हो। हाँ, आप इधर जरूर लिख सकते हो, आप सही हो कि इधर आप = 0 लगाओ। 100x⁻99 जो है 0 भी हो सकती है, तो उधर इक्वालिटी का साइन लगाओ, लेकिन जब आप ओवरऑल इनको ऐड करोगे ना, तब आप इक्वालिटी का साइन मत लगाओ, क्योंकि ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये >0 हो गया हाल में। ओके, क्लियर है? तो मैं क्या लिख दूंगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन जो भी डोमेन थी 0 से 1। चलो सेकेंड में इंटरवल बताओ। नहाना भी है? ये क्वेश्चन तो कर जाओ, 2 मिनट लगेगी। बोलो सेकेंड इंटरवल। π/2 टू पाई, क्योंकि असली खेल तो अब है दूसरे इंटरवल से। π/2 टू पाई। ओके, अब π/2 टू पाई में बताओ, here x is greater than π/2 एंड लेस देन पाई। तो तो हमारा बताओ कौन कौन से फंक्शंस हैं? एक तो है 100x⁻99, 100x⁻, ये थोड़ी ना गलत नोट कर लिया क्या? यही 100x⁻99। तो सोचो जरा पाई की वैल्यू, अब देखो, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करना हो तो इनको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया करो, जैसे 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या? ना, तो आप पाई को 3.14 मानो। फिर जब कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो फिर पाई की ओरिजिनल वैल्यू मानो 3.14। 3.14 का आधा क्या होता है? 1.57, और ये क्या हो जाएगा? 3.14। तो 3.14 और 1.57 के बीच में कोई भी वैल्यू लगाओ, उसकी 99 पावर करो, 100 से गुणा करो, हर हाल में पॉजिटिव मिलेगा, नहीं मिलेगा? ठीक है, बस इतना एनालिसिस करना है, मिलेगा क्या उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा वो एनालिसिस करना है। एंड दूसरा क्या था? कॉस एक्स। अब आप सोचो सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाया करती है बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाया करती है बोलो? 0 से -1, तो यानी -1 से बड़ी और 0 से, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, चलो। 0 से बड़ी और -1 से छोटी, क्या बोल रहे हो? ऐसे कोई इंटरवल है क्या? 0 से छोटी, -1 से बड़ी। ओके, 0 से 0 से छोटी, 0 से छोटी, ऐसे लिखो। देखो बताओ यहाँ क्या लिखूंगा? 0 से तो छोटी हो गई और -1 से बड़ी, अभी ठीक है? ठीक है, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। अब इन दोनों का क्या करना है? कॉम्बिनेशन करना है, और ओवरऑल वैल्यू 0 से बड़ी होगी या छोटी होगी सोच के बताना है। तो सोच के बताओ जरा, बोलो तनिष। तो 100x⁻99 में अगर मैं cos x जोड़ दूं तो ये ओवरऑल वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, या ये मत पता लगाओ कहां से कहां वेरी करेगी, बस इतना बता दो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो देखो cos x की गिरी से गिरी वैल्यू क्या आ रही है? वो एक्चुअली -1 भी नहीं आ रही, पर चलो बताओ -1 आ भी गई। तो वो कब आ रही है? वो कब आ रही है? cos x की गिरी से गिरी वैल्यू कब आ रही है? -1। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या लगा रहे हैं? पाई लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? पाई। तो x की वैल्यू फिर पाई यहाँ पे भी लगाओगे, तो 3.14 की पावर 99,
3 की पावर 99 ही सोचो, 3 इंटू 3 बहुत बड़ा लार्ज नंबर मिलेगा उसको सोचो, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। उसमें अगर मैं -1 कर भी दूं कितना ही फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव ही होगा भाई। अगर मैं यहाँ पे पाए लगा दूं और यहाँ पे भी पाए लगा दूं, आप कहोगे सर ये तो -1 हो गया, अरे तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, उसमें से एक घटा भी दोगे तो भी ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगी, तो इसकी वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, समझ आया? बोलो खुशी, समझ आया? ठीक है ना? तो मैं क्या लिख दूंगा हेयर, सो 100x टू द पावर 99 प्लस cos x, मैं इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हेयर, हेयर, हेयर द वैल्यू ऑफ 100x to the power 99 is a very large value, is a very large value, ठीक है ना, फॉर व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, जब x इस इंटरवल में आती है तो इसकी वैल्यू बड़ी लार्ज वैल्यू हो जाती है, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x, जो दूसरा वाला फंक्शन ऐड कर रहा हूं मैं, वो क्या है, -1 है। मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी, -1 है व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो उसकी मिनिमम वैल्यू -1 है और ये तो बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू है। सो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन करेंगे 100x टू द पावर 99 प्लस cos x करेंगे, तो ये हर हाल में ग्रेटर देन 0 आएगा व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन दिस इंटरवल pi by 2 to pi, so fx is strictly increasing, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। उसने क्या पूछा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, तो पहला भी सेलेक्ट नहीं हुआ और दूसरा भी सेलेक्ट नहीं हुआ, नन ऑफ दिस है, तीसरा भी नहीं होगा, मतलब इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन pi by 2 to pi। तीसरा इंटरवल बोलो लास्ट, चौथा तो वैसे भी नन ऑफ दिस है ना। तीसरा इंटरवल क्या है, 0 to pi by 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, अगेन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब देखो, जब x जो है 0 से pi by 2 में लाया कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, तो पहले तो 100x टू द पावर 99 कोई भी रख लो, जीरो तो रख नहीं सकते बेटा, जीरो तो रख नहीं सकते, और जीरो से बड़ी, और पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, रियल नंबर में सोचो, क्योंकि अभी 1.57, तो 0 और 1.57 के बीच का कोई भी नंबर यहाँ रखूंगा तो हाल में ग्रेटर देन 0 बनाएगा, इसको बनाएगा नहीं बनाएगा? अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचो तो उसको डिग्री में चेंज कर दो, जब सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसको रियल नंबर में चेंज करो, एंड cos x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाया करती है, सबको पता है, 0 से 1 के बीच में लाया करती है, दैट मींस हर हाल में 0 से बड़ी होती है, 0 से छोटी तो हो नहीं सकती, तो ये लो साहब, ये भी आपका ग्रेटर देन 0, 100x टू द पावर 99 प्लस cos x ग्रेटर देन 0। बस एक थोड़ा सा दिक्कत सेकंड वाले इंटरवल में जरूर हो रही थी, क्योंकि उसमें cos x की वैल्यू नेगेटिव जा रही थी, लेकिन नेगेटिव भी जा रही थी तो इतनी नेगेटिव नहीं जा रही थी, -1 तक जा रही थी, तो भी वो हर हाल में क्या हो गया, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दैट इज f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन, क्या है, 0 to pi by 2, so fx is strictly increasing, strictly increasing in 0 to, ठीक है साहब, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, आंसर इज नन ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है? तो काफी है, क्वेश्चन नंबर 13 तक आज हमने कर लिया, अब कितने रह गए इसमें बताना, तो अगली क्लास में तो हर हाल में खत्म करनी है हमको, ठीक है, अगली क्लास में तो हर हाल में इसको मुझे खत्म करना है, ठीक है। चलिए काफी है, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने किया, क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, अगले क्लास का पहला क्वेश्चन जो होगा ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड